हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता। तो ये है 1 मई 2022 के करंट अफेयर्स। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है। बिल्कुल नया महीना स्टार्ट हो रहा है, तो आप रेगुलर बेसिस पे, डेली बेसिस पे इन करंट अफेयर्स को देखते रहिएगा। एक भी दिन के करंट अफेयर्स आप मिस मत कीजिएगा, जिससे कि आपकी सब चीज़ें कवर होती चली जाएँ। ये करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम्स के एग्जाम के लिए, चाहे आप कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, और आपके मेंस के एग्जाम के लिए भी, क्योंकि मेंस में जब आप आंसर लिखते हैं तो उसमें जो डेटा चाहिए, फैक्ट्स चाहिए, वो बिल्कुल लेटेस्ट आपके जो करंट अफेयर्स में चल रहा होता है उसमें से अगर आप करंट में से अपने फैक्ट्स एग्जाम में लिखेंगे आंसर्स में, तो आपके आंसर बहुत ही अच्छे हो जाएंगे। गाइस, बताना चाहूँगा, अगर आपने लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता का फ्री टेलीग्राम चैनल भी है, तो इसको ज्वाइन करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, इसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ साथ गाइस बताना चाहूँगा, लेट्स क्रैक इट विद अभिषेक गुप्ता एक इनिशिएटिव ले रहा है, जिसके तहत लोअर पीसीएस मेंस के लिए, एफआरओ मेंस के लिए फुल प्रिपरेशन चल रही है। तो फुल प्रिपरेशन ग्रुप चल रहा है। अगर आपको लोअर पीसीएस मेंस की प्रिपरेशन करनी है, एफआरओ मेंस की प्रिपरेशन करनी है, तो आप उससे प्रिपरेशन कर सकते हैं। दोनों के लिए टेस्ट सीरीज भी चल रही है। अपर पीसीएस की टेस्ट सीरीज भी लॉन्च होने वाली है। तो जो कैंडिडेट्स अपर पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका अपर पीसीएस का प्रीलिम्स क्लियर होने की उम्मीद है जिनको, क्योंकि रिजल्ट अभी आया नहीं है, तो उसकी भी टेस्ट सीरीज लॉन्च होने जा रही है। अभी लोअर पीसीएस मेंस और एफआरओ मेंस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 1 मई के करंट अफेयर्स। तो 1 मई करंट अफेयर्स देखें तो सबसे पहले GS2 की अगर हम न्यूज़ देखें तो GS2 में तमिलनाडु में जो गवर्नर्स हैं, तो गवर्नर की पावर को क्लिप कर दिया गया है, यानी गवर्नर की पावर कम कर दी गई है वाइस चांसलर अपॉइंट करने के लिए। देखिए, अभी तक देखा जाता है कि ये एक अब आप कह सकते हैं कि एक ऑटोनॉमी वाला हिस्सा हो गया। गवर्नर की जो पावर है उसके ऊपर एक प्रश्न चिन्ह उठ रहा है यहाँ पे, कि गवर्नर हर यूनिवर्सिटी का, स्टेट में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, हर यूनिवर्सिटी का चांसलर होता है, और उसके पास पावर होती है कि वो वीसी को, यानी कि वाइस चांसलर की पोस्ट पे जो पर्सन होगा उसको अपॉइंट करेगा, यानी कि जो विश्वविद्यालय का कुलपति होगा। द तमिलनाडु असेंबली ऑन मंडे अडॉप्टेड 2 बिल्स दैट सीक टू एम्पावर द गवर्नमेंट टू अपॉइंट वाइस चांसलर्स वीसीज टू 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़। अब देखिए, वहाँ पे जो तमिलनाडु में जो 13 स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसमें जो वाइस चांसलर की पोस्ट पे जो किसी को भी जो अपॉइंट करना है, उसकी पावर तमिलनाडु असेंबली ने ले ली है, ना कि वो पावर अब गवर्नर के पास रहेगी। करंटली द गवर्नर हु इज़ ऑल्सो द चांसलर ऑफ स्टेट यूनिवर्सिटीज़ अपॉइंट्स वीसी फ्रॉम अ पैनल ऑफ 3 नेम्स। अभी प्रेजेंट में क्या होता है कि जो गवर्नर है वो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ का चांसलर होता है, और वो अपॉइंट करता है वीसी को, जो उसको 3 नाम, एक सिलेक्शन कमेटी जो है जो 3 नाम उसको देती है, उन 3 नामों में से एक नाम जो है वो चूज़ करके किसी पर्सन को किसी भी स्टेट यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर बना सकता है। नेक्स्ट आता है द क्वेरल ओवर क्यूराइल आइलैंड्स। देखिए, क्यूराइल आइलैंड्स का जो इशू है, इंटरनेशनल रिलेशंस का इशू है। क्यूराइल आइलैंड्स जो है, जब से रशिया ने यूक्रेन पे वॉर किया है, तब से जापान ने क्यूराइल आइलैंड्स का जो इशू है उसको वो वापस से न्यूज़ में लिया है। जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं, जो उसका कर्फ्यूकल है बिटवीन द रशिया एंड जापान, अगर हम देखें तो पोस्ट रशिया, इसको थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ तो आपको थोड़ा दिखेगा। पोस्ट रशियाज इन्वेजन ऑफ यूक्रेन, जब रशिया ने जो यूक्रेन पे जो इन्वेजन किया है, अभी जो आक्रमण किया है, जापान हैज़ एलिवेटेड इट्स क्लेम ओवर द क्यूराइल आइलैंड। तो जापान ने जो क्यूराइल आइलैंड्स पे उसका क्लेम हुआ था विच इज़ करंटली अंडर द कंट्रोल ऑफ रशिया। जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं वो अभी रशिया के कंट्रोल में है। 22 अप्रैल को जापान के जो डिप्लोमेटिक ब्लू बुक एक निकाली गई थी फॉर 2022, उसने क्यूराइल आइलैंड्स को रशिया के द्वारा इलीगल ऑक्यूपेशन कह दिया है, कि रशिया ने उसको इलीगली, यानी कि गैर संवैधानिक रूप से या गैर तरीके से उसको कब्जा रखा है। तो अगर आप देखें तो ये होक्काइडो आइलैंड्स हैं जापान का, यानी जापान का जो सबसे ऊपर का जो एक मेन आइलैंड है वो होक्काइडो है, और ये रशिया का हिस्सा है। रशिया का ये सखालिन आइलैंड है, और ये रशिया का कैम्चटस्काई पेनिनसुला है। और ये जो आइलैंड्स आपको दिख रहे हैं, ये वाले जो आइलैंड्स हैं, ये सारे क्यूराइल आइलैंड्स हैं। तो अब जो इशू चल रहा है वो इन्हीं क्यूराइल आइलैंड्स पे चल रहा है, कि क्यूराइल आइलैंड्स, इनका क्यूराइल आइलैंड्स का कहना ये है, या जापान का कहना ये है, कि ये क्यूराइल आइलैंड्स के जो द्वीप हैं ये जापान से बिलोंग करते हैं, लेकिन इलीगली इन पर रशिया ने कब्जा कर रखा है। तो इसमें अगर हम हिस्ट्री देखें इस क्यूराइल डिस्प्यूट की, तो 1855 से ये डिस्प्यूट चल रहा है। सबसे पहले शिमोगा की एक ट्रीटी होती है, जिससे सदर्न क्यूराइल को जापान को दे दिया गया, यानी कि जो सदर्न क्यूराइल का हिस्सा है, यानी ये वाले जो द्वीप हैं, इनका जो पोर्शन है क्यूराइल जापान को दे दिया गया, एंड रेस्ट ऑफ द आइलैंड चेन टू रशिया। और बाकी जो आइलैंड है वो रशिया को दे दिए गए। सखालिन आइलैंड टू बी अंडर जॉइंट एडमिनिस्ट्रेशन। और जो सखालिन आइलैंड है, ये जो सखालिन आइलैंड था, ये दोनों के पास था। इसके ऊपर जापान का भी कब्जा था और रशिया का भी कब्जा था। फिर 20 साल बाद 1875 में एक ट्रीटी होती है, ट्रीटी ऑफ सेंट पीटर्सबर्ग, जिसमें क्यूराइल जो है वो ऑल क्यूराइल टू जापान, यानी कि सारा क्यूराइल आइलैंड जो है वो जापान को दे दिया गया। और जो सखालिन है, सखालिन के ऊपर जो
जापान का जुरिसडिक्शन भी था 1855 की ट्रीटी से, उसको ख़त्म कर दिया गया। सखालीन पूरा का पूरा रशिया के अंडर आ गया। 1905 में जब रशिया हार गया रशिया और जापानीज़ वॉर में, तो जापान ने सदर्न सखालीन पे भी कब्जा कर लिया। फिर 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ तो सोवियत यूनियन ऑक्यूपाइज द एंटायर क्यूराइल चेन एंड सदर्न सखालीन आफ्टर डिक्लेयरिंग वॉर ऑन जापान। तो जापान पर उन्होंने युद्ध करके जितना भी जापान के अंडर सखालीन का हिस्सा था या क्यूराइल चेन का जो हिस्सा था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के अंतिम दिनों में सारा कब्जा सोवियत यूनियन ने कर लिया। 1951 में जापान रिनाउंसेस क्लेम टू क्यूराइल्स। अब जापान ने क्यूराइल के ऊपर अपना जो कब्जा है उसको ख़त्म कर दिया, रिनाउंस कर दिया कि हमारा उस पर क्लेम नहीं है। ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को के द्वारा जो जापान और एलाइड पावर्स के बीच में साइन हुई थी, लेकिन उस ट्रीटी को सोवियत यूनियन ने साइन ही नहीं करा। एंड जापान लेटर क्लेम्स दैट द 4 सदर्न आइलैंड्स आर नॉट पार्ट ऑफ द क्यूराइल चेन। और बाद में जापान ये भी कहने लगा कि जो 4 दक्षिण के जो आइलैंड्स हैं वो क्यूराइल चेन के पार्ट है ही नहीं। और 1956 में सोवियत जापानीज़ एक जॉइंट डिक्लेरेशन होता है जिसमें ये कहा जाता है कि डिप्लोमेटिक टाइज जो थे दो देशों के बीच में उसको वापस से रिस्टोर कर दिया गया, क्योंकि जब रशिया ने जापान के ऊपर अटैक किया तो रशिया और जापान के बीच में जो डिप्लोमेटिक टाइज थे वो ख़त्म हो गए थे। तो वापस से डिप्लोमेटिक टाइज होते हैं। सोवियत यूनियन एग्रीज टू सीड आइलैंड्स ऑफ शिकोतान एंड हर्बोमाई टू जापान। तो सोवियत यूनियन ने ये भी एग्री करा कि शिकोतान का आइलैंड और हर्बोमाई का आइलैंड जो है वो जापान को दिया जाएगा आफ्टर साइनिंग ऑफ फॉर्मल पीस ट्रीटी। एक पीस ट्रीटी साइन होने के बाद जापान क्लेम्स टेरिटोरियल राइट्स टू ऑल 4 सदर्न आइलैंड्स, सो नो एग्रीमेंट इज साइंड। और जापान का कहना है कि जो 4 साउथ के आइलैंड्स हैं वो चारों के चारों किसके हैं, वो जापान के हैं। तो देखिए ये एक न्यूज़पेपर से पिक थी तो इसलिए इसको यहाँ पे लिया गया है। इसका हिंदी ट्रांसलेशन तो नहीं होगा, लेकिन ये है कि ये मैंने आपको समझा दिया है, तो एक बार आप इसको ध्यान से पढ़ लेंगे और पढ़ने का समझ लेंगे तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। हिंदी वाले कैंडिडेट्स के लिए मैं कहना चाहूँगा इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो एक बार आप सिर्फ मेरा जो समझाना है कि आप उसको भी सुन लेंगे तो भी जो इशारा इशू है वो आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ से हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा हुआ है तो आप उसको समझते रहिएगा। 4 आइलैंड्स हैं सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में, नियर द नॉर्थ ऑफ जापान, नॉर्दर्न मोस्ट प्रेफेक्चर होक्काइडो। तो होक्काइडो जो जापान का नॉर्दर्न मोस्ट एक आइलैंड अगर हम कहें तो जो होक्काइडो सबसे मेन आइलैंड जो है, तो वहाँ पर इशू है सी ऑफ ओखोत्स्क के बीच में और पैसिफिक ओशन के बीच में। और जो डिस्प्यूट है वो किस किस के बीच में है, वो मॉस्को और टोक्यो के बीच में। मॉस्को राजधानी है रशिया की, और टोक्यो राजधानी है जापान की। बट दे हैव बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। लेकिन ये जितने भी क्यूराइल आइलैंड्स हैं ये वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से रशियन कंट्रोल के अंडर हैं। 1956 में ये कहा गया कि दैट 2 ऑफ द 4 आइलैंड्स बी रिटर्न टू जापान, कि 4 में से 2 आइलैंड जापान को दे दिए जाएं वंस अ पीस ट्रीटी वाज साइंड। और जब एक बार पीस ट्रीटी जो शांति समझौता है वो साइन हो जाएगा। हाउएवर परसिस्टिंग डिफरेंसेस प्रिवेंटिंग द साइनिंग ऑफ अ पीस ट्रीटी थ्रू दो द 2 कंट्रीज साइन द जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन। जो 1956 का जो जापान सोवियत जॉइंट डिक्लेरेशन साइन हुआ वो साइन तो हो गया, लेकिन जो पीस ट्रीटी थी 2 देशों के बीच में वो नहीं हो पाई। अब ये है कि क्यूराइल आइलैंड से नॉर्दर्न टेरिटरीज क्या हैं, तो ये क्या है, ये 4 आइलैंड्स हैं। देयर आर सेट ऑफ 4 आइलैंड्स जो सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन के बीच में। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर ये पूछ लिया जाए आपसे जो क्यूराइल आइलैंड्स हैं वो कितने द्वीप का समूह है, तो वो 4 द्वीपों का समूह है और जो सी ऑफ ओखोत्स्क और पैसिफिक ओशन के बीच में है। बोथ मॉस्को एंड टोक्यो क्लेम सोवरेनिटी ओवर देम दो द आइलैंड्स हैव बीन अंडर रशियन कंट्रोल सिंस द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2। अब ये मॉस्को और टोक्यो दोनों ही, यानी कि जापान और रशिया या रशिया और जापान दोनों ही उस पर सोवरेनिटी कहते हैं, दोनों ही कहते हैं कि ये इसकी संप्रभुता हमारे पास है। और जबकि जो 2 आइलैंड्स हैं वो रशिया की जगह जापान के पास होने चाहिए थे, ये जापान का कहना है। द सोवियत यूनियन हैड सीज द आइलैंड्स एट द एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, ये हमने ऊपर देख लिया। एंड बाय 1949 हैड एक्सपेल्ड इट्स जापानीज रेसिडेंट्स। तो 1949 में वहाँ पे रहने वाले जितने भी जापान के लोग थे उन सबको वहाँ से भगा दिया गया। टोक्यो क्लेम्स दैट द डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैव बीन पार्ट ऑफ जापान सिंस द अर्ली 19th सेंचुरी। टोक्यो का कहना ये है जो डिस्प्यूटेड आइलैंड्स हैं वो जापान के पार्ट हैं 19वीं शताब्दी से। Japan argues that the San Francisco Treaty cannot be used here as the Soviet Union never signed the peace treaty। तो जापान का कहना यह है कि जो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी थी जिसके तहत जो सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी के तहत क्या हुआ था कि जापान ने ये कह दिया था कि मेरा कोई भी अधिकार नहीं रहेगा क्यूराइल आइलैंड्स पे, लेकिन वो तब था अगर यूएसएसआर या रशिया उस टाइम पे उसको साइन करता, लेकिन उसने साइन ही नहीं किया। तो जापान का कहना यह है कि सैन फ्रांसिस्को ट्रीटी कैन नॉट बी यूज्ड क्योंकि सोवियत यूनियन ने कभी भी पीस ट्रीटी साइन की ही नहीं। जापान ऑल्सो रिफ्यूजेज टू कंसीड दैट द 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड्स वर इन फैक्ट पार्ट ऑफ द क्यूराइल चेन। अब जापान का ये भी कहना है कि जो 4 डिस्प्यूटेड आइलैंड हैं वो क्यूराइल आइलैंड के पार्ट ही नहीं है। जापान एंड रशिया आर टेक्निकली स्टिल एट वॉर। अगर हम देखें टेक्निकली, अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से आज तक 2022 में भी, फर्स्ट में 2022 में भी जापान और रशिया अभी भी टेक्निकली वॉर पे ही हैं, क्योंकि दोनों कंट्रीज़ ने वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद
पीस ट्रीटी को साइन किया ही नहीं है। जब दोनों ने पीस ट्रीटी साइन नहीं किया है तो टेक्निकली आज भी ये वॉर पे हैं। तो दैट्स ऑल। तो ये इसमें था जो क्यूराइल आइलैंड्स का जो डिस्प्यूट था, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर आप ज़रूर इसको पढ़ लीजिएगा ध्यान से, क्योंकि जब भी आपको मेंस का सवाल लिखना होगा, मेंस का आंसर लिखना होगा, अपर पीसीएस मेंस में खास करके सवाल अगर आपको लिखना होगा तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और आने वाले जो भी आपके प्रीलिम्स के एग्जाम हैं, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है एनेबलिंग रूरल वुमेन, यानी कि जो किस तरह से हम जो ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाएं हैं उनको सशक्त बनाएं। तो वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर एक न्यूज़ है कि 10 करोड़ वुमेन को कनेक्ट कर दिया गया है सेल्फ हेल्प ग्रुप से, यानी कि जो स्वयं सहायता समूह हैं उससे 10 करोड़ महिलाएं जो हैं वो जुड़ चुकी हैं अब तक भारत में। हु सेट द टारगेट ऑफ मिशन ₹1,00,000, जिनका टारगेट है मिशन ₹1,00,000। तो मिशन ₹1,00,000 टारगेट है जिससे कि उनको अपनी सालाना जो इनकम है वो 1 लाख रुपये तक बढ़ानी है। एम्ड एट रेजिंग द एनुअल इनकम ऑफ वुमेन अंडर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स एंड बूस्टिंग इकोनॉमिक एक्टिविटी इन रूरल एरियाज अक्रॉस इंडिया। तो ये कहा जा रहा है कि भारत के जितने भी ग्रामीण क्षेत्र हैं, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रहते हैं, जो महिलाएं रहती हैं, उनका टारगेट है कि उनको अपनी सालाना तनख्वाह जो है, सालाना इनकम जो है 1 लाख रुपये तक बढ़ानी है। द मिनिस्टर फॉर रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, जो मिनिस्टर हैं गिरिराज सिंह, उन्होंने कहा है कि पंचायत टू एंश्योर पब्लिक वेलफेयर। अब पंचायत को कहा गया है कि आप पब्लिक वेलफेयर करें, यानी कि जन कल्याण करें। किसके थ्रू? एम्पावरमेंट के थ्रू, यानी सशक्तिकरण के थ्रू, पब्लिक पार्टिसिपेशन के थ्रू, यानी कि जन भागीदारी के थ्रू, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, एंड यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, और आपको तकनीक का इस्तेमाल करना है। मिशन ₹1,00,000 इज़ एन इनिशिएटिव एम्ड एट एनेबलिंग रूरल सेल्फ हेल्प ग्रुप वुमेन। नेक्स्ट आता है इंडिया रिप्रेस्ड क्रिटिकल वॉइसेस। यूनाइटेड स्टेट्स की एक रिपोर्ट आती है, यूनाइटेड स्टेट्स एक रिपोर्ट निकाल रहा है जिसके तहत ये कहा गया है कि भारत के अंदर जितनी भी आलोचनात्मक आवाज़ होती हैं उनको दबाया जा रहा है। तो ऑब्जर्विंग दैट रिलीजियस फ्रीडम कंडीशंस इन इंडिया हैड सिग्निफिकेंटली वर्सेंड इन 2021, कि जो रिलीजियस फ्रीडम है जो भारत के अंदर, यानी कि जो आपकी धार्मिक स्वतंत्रता है भारत में, वो कम होती जा रही है 2021 में, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। ये यूनाइटेड स्टेट्स का एक कमीशन है ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम, इनका कहना है। ये एक बाईपार्टीजन इंडिपेंडेंट बॉडी है जिसने रिकमेंड किया है 3 साल, लगातार 3 साल से ये भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कह रही है, कि भारत को कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न कहा गया है। दिस कैटेगरी ऑफ कंट्रीज परफॉर्म मोस्ट पुअरली ऑन रिलीजियस फ्रीडम क्राइटेरिया। जो कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में जिस भी कंट्री का नाम आता है, वहाँ पे कंट्रीज़ जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा पुअरली काम करती हैं, यानी कि बहुत ही उनका जो मानदंड है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है। किस पे? रिलीजियस फ्रीडम पे। नेक्स्ट है FCRA नोट फॉर ह्यूमन राइट्स NGO डिक्लाइन। अब जो FCRA का नोड है, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, जिसके तहत हर NGO को, जिसको भी फॉरेन से, जिसको भी भारत के बाहर से अगर अपनी NGO में पैसा मंगवाना है तो उसको FCRA के तहत अपना नामांकन करवाना पड़ता है। ये FCRA का जो नामांकन है ये गृह मंत्रालय करवाता है, गृह मंत्रालय करवाता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स करवाता है। तो अब जो भी NGO कोई भी गवर्नमेंट के अगेंस्ट काम करती है या कुछ भी ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही है, तो उसका FCRA का जो नोड है वो ख़त्म कर दिया जा रहा है, जिससे कि वो बाहर से पैसा ना ला सके। द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज़ रिकैंसल्ड द FCRA रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव। तो कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव है, ये एक इंटरनेशनल NGO है, अंतर्राष्ट्रीय NGO है, जो कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ के अंदर काम करती है ह्यूमन राइट्स के लिए, यानी कि मानवाधिकारों के लिए। तो FCRA रजिस्ट्रेशन बहुत ज़रूरी होता है किसी भी NGO को जिसको फ़ॉरेन से फंड्स चाहिए, यानी कि विदेशों से जिसको भी पैसा चाहिए अपनी NGO में सपोर्ट करने के लिए NGO को, उसको FCRA का नोट जरूर चाहिए, यानी कि FCRA के अंदर उसका नामांकन ज़रूर होना चाहिए। नेक्स्ट आती है GS3 की अगर हम न्यूज़ देखें तो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, एनर्जी नीड के ऊपर बहुत ही सुंदर आर्टिकल था, गोल ऑफ एन एनर्जी सिक्योर साउथ एशिया। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, काफ़ी अच्छा आर्टिकल लिखा गया है और इससे आपको समझ में आएगा कि जो साउथ एशिया है, यानी कि दक्षिण एशिया है, जहाँ पे भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान जैसे देश हैं, तो इन देशों में एनर्जी रिक्वायरमेंट्स कैसे पूरी हो रही हैं, यहाँ पे जो ऊर्जा के जो स्रोत हैं वो क्या हैं, इलेक्ट्रिसिटी का पैदावार कितनी हो रही है, कितनी खपत हो रही है, हर चीज़ इसमें समझाई गई है इस आर्टिकल में। बहुत ही सुंदर आर्टिकल लिखा गया है। अगर आप इसको समझ लेंगे तो आपको साउथ एशिया का जितना भी एनर्जी नीड्स का पर्सपेक्टिव है वो क्लियर हो जाएगा, तो इसको देखना बहुत ज़रूरी है। तो साउथ एशिया हैज़ ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द ग्लोबल पॉपुलेशन। साउथ एशिया के अंदर, दक्षिणी एशिया में दुनिया की 1/4 पॉपुलेशन रहती है, यानी कि 25% के आसपास आबादी रहती है, और जो लैंड मास है वो सिर्फ दुनिया का 5% है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन जो है साउथ एशिया में वो बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ा है। 1990 में सिर्फ 340 टेरावाट आवर्स बिजली पैदा होती थी, जो बढ़कर अब 1500 टेरावाट हो गई है 2015 में। बांग्लादेश में 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो गया है, जबकि भूटान, मालदीव और श्रीलंका ने इसको 2019 में ही प्राप्त कर लिया था।
यानी कि भूटान, मालदीव्स और श्रीलंका 2019 में ही 100% इलेक्ट्रीफाइड हो गए थे, और जो बांग्लादेश है वो 2021 में हुआ है। फॉर इंडिया एंड अफगानिस्तान द फिगर्स आर 94.4%। भारत अभी भी 100% इलेक्ट्रीफाइड नहीं हुआ। अभी भी भारत के कुछ गांव ऐसे हैं या कुछ जगह ऐसी हैं जहां पर बिजली नहीं पहुंची है। तो इंडिया जो है 94.4% जो है वो इलेक्ट्रीफाइड है, और अफगानिस्तान 97.7% इलेक्ट्रीफाइड है, जबकि पाकिस्तान जो है वो 73.91% है। यानी कि आप इमेजिन कर सकते हैं कि 25% से ज़्यादा हिस्सा पाकिस्तान का ऐसा है जहाँ पर बिजली अभी तक आई ही नहीं है 2022 तक। भूटान में सबसे सस्ती बिजली मिलती है साउथ एशिया में, $0.036 पर किलोवाट आवर, और यानी कि 1 यूनिट, किलोवाट आवर का मतलब हुआ 1 यूनिट। और भारत में सबसे महंगी बिजली बिकती है $0.08। तो भारत की जो बिजली है, जो भारत में बिजली बिकती है, वो सबसे महंगी है पूरे साउथ एशिया में। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और सबसे सस्ती बिजली जो बिक रही है पूरे साउथ एशिया के में, वो भूटान में है। द बांग्लादेश गवर्नमेंट हैज़ सिग्निफिकेंटली रिवैम्प्ड पावर प्रोडक्शन रिजल्टिंग इन पावर डिमांड्स from 4942 किलोवाट आवर इन 2009 to 25,000 मेगावाट एज ऑफ 2022। बांग्लादेश गवर्नमेंट में भी देखा जाए तो बांग्लादेश के अंदर भी पावर डिमांड बढ़ी है, 4942 किलोवाट आवर से 25,000 मेगावाट तक पहुंच गई है 2022 में। इंडिया इज ट्राइंग टू मेक अ ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल एनर्जी। अब देखिए, इंडिया कोशिश कर ही रहा है कि वो रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाए, यानी कि अक्षय ऊर्जा की तरफ जाए, टू प्रोवाइड फॉर 40% ऑफ टोटल कंजम्पशन। कि हम जितना भी कंजम्पशन करते हैं बिजली का, जितना भी एनर्जी का कंजम्पशन करते हैं, उसमें से 40% जो कंजम्पशन होना चाहिए वो किसका होना चाहिए, वो रिन्यूएबल एनर्जी से मिलने वाली बिजली का होना चाहिए। वाइल पाकिस्तान इज स्टिल स्ट्रगलिंग टू रिड्यूस पावर शॉर्टेज नेगेटिवली इम्पैक्टिंग इट्स इकोनॉमी। देखिए, इकोनॉमी जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है टू इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इंडेक्स ऑफ कोर इंडस्ट्रीज़ देखें भारत की, जिसमें 8 इंडस्ट्रीज़ आती हैं, तो उसमें हमें इलेक्ट्रिसिटी भी मिलती है। तो अगर हम ये मान के चल सकते हैं, अगर कहीं पे किसी भी शहर में, किसी भी देश में इलेक्ट्रिसिटी की खपत बढ़ रही है, तो हम ये मान के चलेंगे कि वहाँ पे जो इकोनॉमी है वो राइज कर रही है, वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है वो बढ़ रही है, उसका उत्थान हो रहा है। क्योंकि जैसे ही ज़्यादा से ज़्यादा जब भी कंपनीज चलेंगी, फैक्ट्रीज चलेंगी, बिजली खपत होगी, तो इसका मतलब वहाँ पे काम हो रहा है। अगर बिजली खपत कम है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे काम नहीं हो रहा। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है ये अपने आप में एक डायरेक्ट इंडिकेटर है कि कोई कंट्री कितना अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है इकोनॉमी वाइज। तो इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसीज़ ऑफ साउथ एशिया कंट्रीज़ एम एट प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी टू एवरी हाउस होल्ड। जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज़ हैं, सबकी इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी यही है कि हमें हर घर तक बिजली पहुंचानी है। कोई भी घर ऐसा नहीं रहना चाहिए जहाँ पे बिजली ना पहुंच पाए। द ऑब्जेक्टिव इज़ टू सप्लाई रिलायबल एंड क्वालिटी इलेक्ट्रिसिटी इन एन एफिशिएंट मैनर। कि एक रिलायबल यानी कि एक सतत एक बिजली मिलनी चाहिए, कि जो परमानेंट मिलती रहे। ऐसा ना हो कि बिजली जो है बीच में चली जाती है, 2 घंटे के लिए, 3 घंटे के लिए गैप हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। द इशूज़ दीज एड्रेस इंक्लूड जनरेशन, कि अब बिजली जनरेट होनी चाहिए, फिर ट्रांसमिट जानी चाहिए एक जगह से दूसरी जगह, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन होना चाहिए, ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली आनी चाहिए, रिसर्च एंड डेवलपमेंट होना चाहिए, इन्वायरमेंटल इशूज़ भी इंपॉर्टेंट है, एनर्जी कंजर्वेशन और ह्यूमन रिसोर्स की ट्रेनिंग। तो ये सब चीज़ें जो हैं बिजली के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एनर्जी डिमांड्स के लिए। जोग्राफिकल डिफरेंसेस बिटवीन दीज कंट्रीज कॉल फॉर अ डिफरेंट अप्रोच डिपेंडिंग ऑन रिसोर्सेज। अब देखिए, जोग्राफिकल डिफरेंसेस भी हैं कि हर कंट्री की जो जोग्राफी है साउथ एशिया में वो थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है, और वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्स मिलता है बिजली पैदा करने के लिए वो भी डिफरेंट है। तो इसलिए अगर हम देखें तो भारत में हम अभी भी कोल पे बेस्ड हैं, लेकिन अगर नेपाल को देखें, नेपाल पानी पे बेस्ड है। तो वाइल इंडिया रिलाइज हैविली ऑन कोल, अब इंडिया तो कोल पे डिपेंड करता है बिजली पैदा करने के लिए। 55% जो हमारे यहाँ बिजली पैदा होती है वो कोयले से होती है, लेकिन नेपाल की 99.9% बिजली जो पैदा होती है वो हाइड्रो पावर से होती है, और नेपाल बिजली एक्सपोर्ट भी करता है। इंपॉर्टेंट बात यह है। 75% जो बांग्लादेश की पावर है वो नेचुरल गैस पर डिपेंड करती है। तो आप देख सकते हैं कि भारत की बिजली कोयले से बन रही है, नेपाल में पानी से बन रही है, और बांग्लादेश में नेचुरल गैस से बन रही है। और श्रीलंका जो है वो ऑयल पर डिपेंड करता है, स्पेंडिंग एज मच एज 6% ऑफ इट्स GDP ऑन इम्पोर्टिंग ऑयल। तो श्रीलंका की जो बिजली है वो ज़्यादातर तेल से बनती है, और वो 6% अपनी GDP का खर्च करता है सिर्फ तेल खरीदने में। Given that a 0.46% increase in energy consumption leads to a 1% increase in GDP per capita। अगर एनर्जी कंजम्पशन में 0.46% ही बढ़ोतरी होगी, तो देखिए 1% का इंक्रीमेंट हो जाएगा पूरी GDP पर कैपिटा में। इलेक्ट्रिफिकेशन नॉट ओनली हेल्प्स in improving lifestyle but also adds to the aggregate economy by improving the nation's GDP। 50% ऑफ बांग्लादेश GDP कम्स फ्रॉम इंडस्ट्रियल एंड एग्रीकल्चर सेक्टर। तो एग्रीकल्चर से और इंडस्ट्री से 50% बांग्लादेश की GDP आती है, विच कैन नॉट फंक्शन एफिशिएंटली विदाउट इलेक्ट्रिसिटी, जो बिना बिजली के काम कर ही नहीं सकती। क्योंकि बांग्लादेश जो है बहुत तेज़ी से काम कर रहा है मर्चेंडाइज पे, कपड़ों के ऊपर। जो कपड़े बन के आ रहे हैं, पहले भारत का नाम हुआ करता था टेक्सटाइल सेक्टर में, अब जो कपड़े जो बन के आ रहे हैं वो बांग्लादेश से आ रहे हैं, वियतनाम से आ रहे हैं।
तो वो कंट्रीज़ जो है बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहे हैं। और 50% बांग्लादेश की जीडीपी एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर से ही आती है। नेपाल की जीडीपी का जो ग्रोथ है वो 7.3% के हिसाब से है। 2015 में जो अर्थक्वेक आया था उसके बाद से, और वो किस वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है वहाँ पे, और अर्बनाइजेशन के साथ साथ वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड भी बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान सफर्ड अ ड्रॉप इन इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ टेक्सटाइल्स। जो कपड़े के लिए अगर मैन्युफैक्चरिंग देखें, टेक्सटाइल्स अगर देखें, तो पाकिस्तान में ड्रॉप देखा गया है इंडस्ट्रियलाइजेशन का बाय 9.22%, वाइपिंग ऑफ $12.4 बिलियन फ्रॉम द इंडस्ट्री इन 2014 ड्यू टू पावर शॉर्टेजेस। क्योंकि पाकिस्तान में बिजली की कमी हो रही थी, पावर शॉर्टेजेस हो रही थी, इस वजह से वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ बंद होने लगी और $12 बिलियन का नुकसान हो गया पाकिस्तान को। इंडिया लीड्स साउथ एशिया इन अडेप्टिंग टू रिन्यूएबल पावर। रिन्यूएबल पावर को अडॉप्ट करने में भारत सबसे अग्रणी है, भारत सबसे आगे है, और एनुअल डिमांड जो है भारत में वो 6% की दर से बढ़ रही है। हर वार्षिक डिमांड जो है 6% की दर से बढ़ रही है। सोलर पावर ड्रिवन इलेक्ट्रिफिकेशन इन रूरल बांग्लादेश इज़ अ ह्यूज स्टेप टुवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 7। अब देखिए, जो सोलर पावर से अगर इलेक्ट्रिफिकेशन मिलेगी ग्रामीण क्षेत्रों में बांग्लादेश के कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ तक बिजली के खंभे नहीं पहुँच सकते, बिजली के तार नहीं पहुँच सकते, तो वहाँ पर सोलर पावर के थ्रू बिजली प्रोवाइड की जा रही है। तो इससे जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है 7 नंबर का, जो इंश्योर करता है एक्सेस टू अफोर्डेबल, रिलायबल, सस्टेनेबल और मॉडर्न एनर्जी 2030 तक, जिससे कि 1 लाख फीमेल सोलर एंटरप्रेन्योर्स को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 5 के थ्रू एम्पावरमेंट भी किया जा रहा है, यानी कि विमेन एम्पावरमेंट भी मिल रहा है। इंडिया प्लेस टू मूव 40% ऑफ टोटल एनर्जी प्रोड्यूस टू रिन्यूएबल एनर्जी इज ऑल्सो बिग स्टेप। देखिए, भारत ने अभी प्लेज ली है कि हम 40%, यानी कि अगर हम 100 गीगावाट या 100 वाट, अगर हम यहाँ पे एग्जांपल लें कि अगर हम 100 वाट बिजली खर्च कर रहे हैं, तो उसमें से 40 वाट जो बिजली हम खर्च करेंगे वो कहाँ से करेंगे, वो रिन्यूएबल एनर्जी से करेंगे। फिर कहा जा रहा है कि एक्सेस टू इलेक्ट्रिसिटी इंप्रूव्स इंफ्रास्ट्रक्चर। जैसे जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी की तरफ जाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी हमें मिलने शुरू हो जाएगी ईजीली, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी इंप्रूव होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 9 जो है वो इसी चीज़ के लिए कहता है कि विच इज़ बिल्ड रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर बने, प्रमोट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रियलाइजेशन, यानी इंक्लूसिव हो यानी कि समावेशी हो, और सस्टेनेबल हो यानी कि सतत इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, एंड फोस्टर इनोवेशन। फिर एनर्जी एक्सेस हेल्प्स ऑनलाइन एजुकेशन देखिए, अगर बिजली होगी तो ऑनलाइन एजुकेशन लोग इजीली ले पाएंगे थ्रू अफोर्डेबल इंटरनेट, और इंटरनेट भी वहाँ पे चल पाएगा। अगर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी तो हम अपने फ़ोन चार्ज नहीं कर पाएंगे, लैपटॉप चार्ज नहीं कर पाएंगे, कंप्यूटर चार्ज नहीं कर पाएंगे, तो वो चलेंगे कैसे। तो SDG 4 ये जो है कहता है कि इंश्योर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल इक्वालिटी एजुकेशन। तो जो क्वालिटी एजुकेशन है वो मिलनी चाहिए। और SDG 1 भी होगा कि अगर लोग पढ़ेंगे तो उनको नौकरी भी मिलेगी, वो काम भी कर पाएंगे, काम करने योग्य भी बन पाएंगे। तो SDG 1 यानी कि जो नो पॉवर्टी के लिए कहता है वो, अब आप देख सकते हैं कि ये सभी चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स ऐसे हैं जो सीधे सीधे इलेक्ट्रिसिटी से डिपेंड करते हैं। अगर लोगों को एनर्जी रिक्वायरमेंट्स पूरी होने लगे, उस देश के अंदर इलेक्ट्रिसिटी ठीक से आने लगे, तो अपने आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कितनी तरह से पूरे हो जाएंगे। यानी सब चीज़ें, पूरी अर्थव्यवस्था जो है आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं, ये हम यहाँ से देख सकते हैं। फिर जो फर्स्ट एवर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, बेनिफिट्स सच एज पॉवर्टी रिडक्शन। अब जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है वो, अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ये मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म जो है ये किसके तहत आया था, क्या ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत आया था या किसके तहत आया था, या आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। जैसे पॉवर्टी रिडक्शन, एनर्जी एफिशिएंसी एंड इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ वर रियलाइज्ड व्हेन देयर वाज इंडिया भूटान हाइड्रो ट्रेड इन 2010। फिर सार्क ने 2014 में एक एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है। ये इंपॉर्टेंट चीज़, सवाल पूछा जा सकता है कि क्या सार्क ने एनर्जी कॉर्पोरेशन फ्रेमवर्क तैयार किया है, तो यस बिल्कुल किया है, 2014 में तैयार किया था। देयर आर नंबर ऑफ बायलेटरल एंड मल्टीलेटरल एनर्जी ट्रेड एग्रीमेंट्स। अब देखिए, 2 देशों के बीच में और मल्टीलेटरल एनर्जी यानी कि कई सारे देशों के बीच में एनर्जी ट्रेड एग्रीमेंट भी हो रखे हैं। जैसे इंडिया और नेपाल के बीच में एक पेट्रोलियम पाइपलाइन डील हो रखी है, इंडिया भूटान के बीच में हाइड्रो इलेक्ट्रिक जॉइंट वेंचर हो रखा है। फिर म्यांमार बांग्लादेश इंडिया गैस पाइपलाइन है। फिर BBIN है, बांग्लादेश भूटान इंडिया नेपाल फ्रेमवर्क है एनर्जी कॉर्पोरेशन का। फिर तापी पाइपलाइन है, तुर्कमेनिस्तान अफगानिस्तान पाकिस्तान इंडिया, और ये भी कहा जा रहा है कि इसको इंडिया से बढ़ाकर बांग्लादेश तक ले जाया जाएगा। तो ये भी ऐसी भी अफवाहें हैं। अब देखते हैं कि कितना कार्यान्वित होती है। इंडिया ने 1200 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी को एक्सपोर्ट किया है बांग्लादेश को, जो वहाँ की 25% डेली एनर्जी डिमांड के लिए काफ़ी है, और कोकराझार पावर प्लांट से, जो कि असम में है। तो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोकराझार पावर प्लांट कहाँ पे है, ये असम में। ये क्वेश्चन को आपसे पूछा जा सकता है। भूटान ने एक्सपोर्ट करता है, भूटान 70% अपनी हाइड्रो पावर्ड इलेक्ट्रिसिटी टू इंडिया वर्थ $100 मिलियन। तो $100 मिलियन की बिजली जो है वो भूटान ने ही अकेले ने इंडिया को बेची है।
नेपाल भी इंडिया को अपनी इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बेच रहा है, जो 1.2 बिलियन डॉलर्स की थी। और 2022 में प्राइवेट फाइनेंसिंग जो है वो अकाउंट करती है 44% ऑफ हाउस होल्ड पावर। यानी कि 2022 में अगर हम देखें तो जो घरों में बिजली आ रही है वो प्राइवेट फाइनेंसिंग के थ्रू, यानी कि प्राइवेट लोगों के थ्रू जो बिजली पैदा हो रही है वो 44% है बांग्लादेश में, 48% है भारत में और 53% है पाकिस्तान में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू था जो कि एनर्जी डिमांड का था, क्योंकि एनर्जी के ऊपर जितना भी अगर आपके पास आंसर लिखने के लिए आता है मेंस में या प्रीलिम्स में, तो यहाँ से अगर आप जो डेटा अगर आप पढ़ लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सारे क्वेश्चन आपके होते चल जाएंगे। नेक्स्ट एक इकोनॉमिक्स का टर्म आता है कॉस्ट डिजीज़। अब देखिए कॉस्ट डिजीज़ क्या है, ये कोई बीमारी नहीं है। कॉस्ट डिजीज़ क्या है कि मान लेते हैं कि हम ये मान के चलें कि लेबर की जो तनख्वाह है, लेबर की जो सैलरी है, अगर हम उसको बढ़ा दें, लेकिन लेबर की जो प्रोडक्टिविटी है या लेबर की जो स्किल है यानी उसकी जो कार्यक्षमता है उसमें कोई भी बढ़ोतरी ना हो, लेकिन उसकी तनख्वाह बढ़ती जा रही है, तो उसको हम कॉस्ट डिजीज़ बोलते हैं। तो ऐसा तब होता है कि मान लेते हैं एक कंपनी है और एक, या एग्रीकल्चर लेबर की हम बात करें कि किसानी खेती करने वाले जो मजदूर होते हैं, जो एग्रीकल्चर लेबरर होते हैं, अब मान लेते हैं वहाँ पे कोई ऐसी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री लग गई उस एरिया में जो उन लेबर्स को अपने यहाँ एम्प्लॉय कर रही है, और कहा कि भाई अगर आपको खेतों से काम करके 5,000 रुपये महीना मिलता है तो हम आपको 15,000 रुपये महीना देंगे। तो अब सारे जितने भी लोग खेतों में काम करते हैं वो खेतों में काम ना करके इंडस्ट्रीज़ में चले जाएंगे काम करने के लिए। लेकिन क्या वहाँ से उनकी स्किल्स को इम्प्रूवमेंट हुआ? नहीं, स्किल इम्प्रूवमेंट नहीं हुई, लेकिन उनकी सैलरी बढ़ गई। तो अब जो लोगों को ये चिंता है कि उनके खेत खाली ना हो जाएं, कि सारे लेबर वहाँ से चली जाए, तो उनको मजबूरन अपनी जो तनख्वाह है खेतों में काम करने वाले लोगों की वो बढ़ानी पड़ेगी, 15,000 के आसपास लानी पड़ेगी, तभी लोग फैक्ट्रीज में जाना कम करेंगे या बंद करेंगे। तो कॉस्ट डिजीज़ ऑल्सो नोन एज बोमल्स कॉस्ट डिजीज़ रेफर्स टू द इंक्रीज इन द वेजेस ऑफ सर्टेन लेबरर्स, कि जो वेजेस हैं यानी कि जो तनख्वाह है कुछ लेबरर्स की उसमें बढ़ोतरी हो रही है, इवन दो देयर प्रोडक्टिविटी और स्किल लेवल हैज़ नॉट राइजन कमेंशुरेटली, यानी कि उनकी जो उत्पादकता है या कौशल स्तर है उसमें वृद्धि नहीं हुई है, लेकिन फिर भी जो उनकी तनख्वाह है उसमें बढ़ोतरी हो गई है। ये कब होता है? ये तब होता है कि व्हेन देयर इज़ अ कंपटीशन बिटवीन वेरियस इंडस्ट्रीज फॉर द लिमिटेड सप्लाई ऑफ लेबर। मान लेते हैं लेबर के लिमिटेड सप्लाई है, वहाँ पे गिनती जुनती के ही लोग हैं जो काम करने वाले हैं, लेकिन वहाँ पे इंडस्ट्रीज़ आ गई हैं, तो अब उस इंडस्ट्री को, हर इंडस्ट्री को वर्कर चाहिए काम करने के लिए। तो जब इंडस्ट्रीज ज़्यादा हैं वर्कर कम है, यानी कि डिमांड सप्लाई का खेल हो गया है कि जब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो ऑटोमेटिकली जो पैसे हैं, जो दाम है उस चीज़ का, वो बढ़ जाएगा। सो इवन इफ द प्रोडक्टिविटी ऑफ देयर एम्प्लॉयज़ हैज़ नॉट राइजन सिग्निफिकेंटली, एम्प्लॉयर्स इन मैनी केसेस हैव नो चॉइस बट टू पे हायर वेजेस। तो जो एम्प्लॉयर्स हैं, जो नौकरी पर रखने वाले लोग हैं, उनको ज़्यादा तनख्वाह देनी पड़ेगी, हायर वेजेस देनी पड़ेगी। द आइडिया ऑफ कॉस्ट डिजीज वॉज प्रपोज्ड बाय अमेरिकन इकोनॉमिस्ट विलियम जे बॉमल एंड विलियम जी बॉर्डन। तो विलियम जी बॉर्डन ने और विलियम जे बॉमल ने इसको जो कॉस्ट डिजीज़ का जो आइडिया था उसको दिया था 1965 के एक पेपर में, जिसका नाम था ऑन द परफॉर्मिंग आर्ट्स द एनाटॉमी ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। देखिए ये सवाल कभी कभी पूछ लेते हैं कि ये पेपर किसने लिखा, ये किताब किसने लिखी, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। इन दिस पेपर ऑथर्स ने ये स्टडी की थी कि वहाँ पे जो म्यूजिशियंस थे, कि म्यूजिशियंस की जो सैलरी है वो कैसे शताब्दियों के द्वारा अगर हम देखें, सेंचुरीज़ में देखें, तो उनकी सैलरी किस तरह से बढ़ गई है म्यूजिशियंस की, जबकि उनकी जो स्किल्स हैं उसमें कुछ भी इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है। नेक्स्ट सिप्री की एक रिपोर्ट आई है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की एक रिपोर्ट आई है, जिसमें कहा गया है कि भारत तीसरा सबसे बड़ा मिलिट्री स्पेंडर हो गया है पूरी दुनिया का। तो वर्ल्ड मिलिट्री स्पेंडिंग जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा ये बताया गया है कि दुनिया में जो देश हैं वो मिलिट्री के ऊपर, यानी कि हथियारों के ऊपर लगातार उनका खर्चा बढ़ता जा रहा है। तो 2021 में 2.1 ट्रिलियन डॉलर करीब करीब खर्चा किया है दुनिया के देशों ने मिलके मिलिट्री पे, डिस्पाइट द इकोनॉमिक फॉल आउट ऑफ द पेंडेमिक। जबकि पेंडेमिक से इतनी ज़्यादा बुरी हालत हुई है सभी देशों की इकोनॉमी पे, लेकिन फिर भी डिफेंस पे ज़्यादा खर्चा बढ़ता जा रहा है, अकॉर्डिंग टू न्यू डेटा ऑन ग्लोबल मिलिट्री स्पेंडिंग बाय सिप्री। द 5 लार्जेस्ट स्पेंडर्स जो है 2021 में, सबसे बड़ा जो स्पेंडर है वो यूएस है, दूसरे नंबर पे चाइना है और तीसरे नंबर पे भारत आता है, चौथे नंबर पे यूके है, पांचवें नंबर पे रशिया है। तो इतना ध्यान रखना है आपको कि जो सिप्री की जो रिपोर्ट है, स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो रिपोर्ट है, उसके तहत भारत तीसरे नंबर पर आता है मिलिट्री स्पेंडिंग में। यूएस और चाइना ही 52% खर्चा करते हैं। मिलिट्री स्पेंडिंग, जो इंडिया की जो मिलिट्री स्पेंडिंग है वो 76.6 बिलियन डॉलर्स है, जो दुनिया में तीसरे नंबर पे है, और ये 0.9% से बढ़ी है 2020 से लेकर 2021 में, और 2012 से के मुकाबले 33% इंक्रीमेंट हो गया है, कि 2012 में जब हम खर्चा करते थे मिलिट्री पे, 2022 तक आते आते 10 साल में हम 33% हमने खर्चा बढ़ा दिया है।
नेक्स्ट आता है लेबर पार्टिसिपेशन डिप्स टू 40% फ्रॉम 46% इन 6 ईयर्स। तो पिछले 6 सालों में जो लेबर पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो लोग हैं जो काम करने के इच्छुक हैं, वो 46% से घटकर 40% रह गए हैं, जो अपने आप में एक चिंताजनक विषय है। तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन जो है औरतों का तो और कम हो गया है, ये 9.2% पहुंच गया है, पहले 15% हुआ करता था। जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसका ये डेटा है। तो ओनली 40% भारतीय ऐसे हैं जो लीगल वर्किंग एज में हैं, वही आज एम्प्लॉयड हैं या जॉब्स के लिए ढूंढ रहे हैं 2021-22 में। जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट पहले 46% हुआ करता था 2016-17 में, वो घटकर अब 40% रह गया है। एब्सोल्यूट टर्म्स में अगर हम बात करें तो 1 करोड़ जनसंख्या ऐसी है जो अब नौकरी नहीं ढूंढ रही है। यानी कि पहले लेबर फोर्स 445 मिलियन हुआ करती थी, यानी कि अब घट के, यानी कि 445 मिलियन का मतलब हो गया 44.5 करोड़, और अब ये घट के 435 मिलियन रह गई है पिछले 6 सालों में, यानी कि 43.5 करोड़, यानी कि पूरे 1 करोड़ लोगों का नुकसान हुआ है। और अभी अगर हम देखें तरीके से, तो जो भी 15 साल से ऊपर है, 15 से लेके 59 ईयर्स तक की एज में जो भी नौकरी कर सकता है, काम कर सकता है, वो 1085 मिलियन है, यानी 108.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो भारत में अभी काम कर सकते हैं, जिसमें से सिर्फ 43.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो काम अभी ढूंढ रहे हैं। 2016-17 में 15% औरतें जो थी वो एम्प्लॉय हुआ करती थी, अब घट के 9.2% रह गई हैं। और मर्दों में अगर देखा जाए, अमंग मैन, पुरुषों में अगर देखा जाए, तो 67% लोग अब काम कर रहे हैं, पहले 74% काम ढूंढा करते थे। और जो पार्टिसिपेशन रेट में जो गिरावट आई है, वो शहरी क्षेत्रों में ज़्यादा आई है। नेक्स्ट आता है कि इंडिया का जो रशियन ऑयल इंपोर्ट है वो 2 महीने में बढ़ गया है। 2021 में अगर हम देखें तो 2022 में हमने 2 महीने में ही रशिया से इतना तेल ले लिया है जितना हमने पूरा 2021 में लिया था, उससे भी 2 गुना ले लिया है। तो अगर हम देखें तो 2021 में हमने रशिया से सिर्फ 16 मिलियन बैरल तेल लिया था, और अब हमने 2 महीने के अंदर फरवरी 24 के बाद से रशिया से 40 मिलियन बैरल तेल ले लिया है। ये इस वजह से है क्योंकि रशिया हमें बहुत सब्सिडाइज्ड रेट पे, बहुत सस्ते दरों पे तेल दे रहा है। एलॉन मस्क ने ट्विटर खरीद ली है $44 बिलियन में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। और इंडियन एंटिटीज़ ऐसी हैं, कुछ इंडियन एंटिटीज़ हैं, यानी कि 1.38 लाख पेटेंट्स उन्होंने फाइल करे हैं 2015 से लेकर 2021 तक, और 9500 पेटेंट्स उन्होंने यूएस में भी फाइल किए हैं। ये इंडिया पेटेंट्स रिपोर्ट पब्लिश की है नैसकॉम ने, उसके द्वारा एक रिपोर्ट आई है, उसके द्वारा ये डेटा मिला है। मोर देन 60% ऑफ द पेटेंट्स वर फाइल्ड बाय इंडियन फर्म्स। 60% से ज़्यादा पेटेंट्स भारतीय फर्म्स ने करे हैं और स्टार्टअप्स ने करे हैं, और 17% जो टेक पेटेंट्स हैं वो इंडिविजुअल लोगों ने करे हैं, यानी कि जो जितने भी अकादमिक जो इंस्टीट्यूट्स हैं, यानी कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, उन्होंने करे हैं। 65% टोटल पेटेंट्स जो फाइल किए हैं वो यूएस में किए गए हैं 2021 में, बाय इंडिया डोमिसाइल्ड फर्म्स वर इन द टेक्नोलॉजी डोमेन। सबसे ज़्यादा जो है वो तकनीकी जो क्षेत्र है उसके अंदर किया गया है, और ये 2019 में 55% हुआ करता था, बढ़कर ये 65% हो गया है। चलिए अब आते हैं कुछ क्वेश्चंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मलेरिया अभी डे मनाया गया अप्रैल 25 को, तो 25 अप्रैल को वर्ल्ड मलेरिया डे था, तो उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चन सीधे सीधे आपके प्रीलिम्स में आ सकते हैं, यूपीपीसीएस के और यूपीएससी के, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ज़रा सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल ये है कि जो मलेरिया है उसका मीनिंग क्या है। तो सबसे पहली बात है, मलेरिया का मीनिंग क्या है और कौन सा मच्छर है, कौन सा मॉस्किटो है जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो मलेरिया का मतलब है बैड एयर, है ना, बैड एयर इसका मतलब है। और जो उसके लिए मच्छर जो है, जिसको हम रीज़न कह सकते हैं कि इस मच्छर के वजह से ये फैलता है, तो वो है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। जो फीमेल एनोफिलीज है उसके वजह से ये होता है। अगर किसी पर्सन को लॉक जॉ की दिक्कत हो जाए, यानी उसका मुंह ना खुले, तो उसको कौन सी बीमारी हुई है, तो उसको टिटनेस की बीमारी हुई है। WHO की जो वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट है 2021, उसमें कहा गया है कि इस देश में 31.9% लोग जो हैं वो मलेरिया की वजह से मर जाते हैं, तो वो नाइजीरिया है। WHO के अकॉर्डिंग कौन सी ऐसी डिजीज़ है दैट इज़ नेचुरली ट्रांसमिसिबल फ्रॉम वर्टिब्रेट एनिमल्स टू ह्यूमंस, कि अगर कोई डिजीज़ जानवरों से इंसानों में आ जाए तो उस बीमारी को क्या कहा जाता है, तो उसको जूनोसिस बीमारी कहा जाता है। जैसे कोविड-19 थी, तो कोविड-19 अपने आप में एक जूनोसिस डिजीज़ है। व्हाट इज़ कॉमन टू, अब देखिए ये पूछा जा रहा है कि फेल्सीपेरम, वाइवेक्स, ओवले कर्टिसी, ओवले वॉलिकेरी या मलेरी, ये सब चीज़ें क्या हैं। ये सब जो हैं ये प्लाज्मोडियम के टाइप्स हैं जिनके वजह से मलेरिया लोगों के, इंसानों के अंदर होता है। तो 6 तरह के प्लाज्मोडियम के पैरासाइट्स हैं जो भी मलेरिया जिसके वजह से इंसानों के अंदर होता है। H1N1 हम सुनते हैं कि H1N1 है, H5N1 है, तो अब ये H1N1 हम कहते हैं कि ये वायरस है, और ये स्वाइन फ्लू के लिए है। H5N1 कहते हैं बर्ड फ्लू के लिए है। लेकिन इसमें H1N1 में या H5N1 में H और N क्या है ये पूछा जा रहा है। तो H है हीमाग्लूटिनिन और N है न्यूरामिनिडेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे कि H है हीमाग्लूटिनिन और N है न्यूरामिनिडेज, इसको आप ध्यान रखिएगा। भारत के
कौन से 2 नेबर्स ऐसे हैं जिनको मलेरिया फ्री डिक्लेयर कर दिया गया WHO के DG के द्वारा 2016 और 2021 में। तो 2016 में श्रीलंका को डिक्लेयर कर दिया गया मलेरिया फ्री और 2021 में चाइना को कर दिया गया। फिर पूछा जा रहा है कि लास्ट क्वेश्चन है कि कौन से एक सेलिब्रेटेड सर्जन हैं, उनका एक प्रिंसिपल था दैट बैक्टीरिया मस्ट नेवर गेन एंट्री इनटू एन ऑपरेशन वुंड रिमेन्स द बेसिस ऑफ सर्जरी टू दिस डे, कि एक बैक्टीरिया जो है, जो भी वो एरिया होगा जहाँ से सर्जरी होती है, वहाँ पे कभी भी बैक्टीरिया नहीं एंटर करना चाहिए। तो ये जो प्रिंसिपल है सर्जरी का, किसी भी सर्जरी का ये जो प्रिंसिपल है कि वहाँ पे बैक्टीरिया नहीं जाना चाहिए, ये किसने दिया था? ये जोसेफ लिस्टर ने दिया था। तो दैट्स ऑल फॉर 1 मई। तो ये 1 मई के करंट अफेयर्स थे, इसमें कुछ क्वेश्चंस भी थे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं, क्वेश्चंस इनको आप डेली बेसिस पे देखते रहिएगा, आपके सभी क्वेश्चन जो हैं करंट अफेयर्स आने वाले सब कवर हो जाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू एंड बाय बाय।